ठीक है, सबसे पहले रे ऑप्टिक्स करते हैं, फिर वेव ऑप्टिक्स करेंगे। ठीक है, लास्ट में EM वेव्स। सब लोग बेटा तुम्हें व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है ना, जो लोग ऑनलाइन है? यस सर। किसी को पता है इसकी थिकनेस कैसे इंक्रीज करेंगे? बहुत फाइन है ना, यहाँ बढ़ता बड़ी काफी ज्यादा थिक है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। इसमें मिरर हमारे सिलेबस में नहीं है ना। ठीक है, लेंस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन सुनते ही मेरे दिमाग में एक बेसिक बात बनती है। एक हमारे पास क्या है, बाउंड्री है, ठीक है ना। बाउंड्री के ऊपर हमने क्या ले लिया है, एयर। बाउंड्री के नीचे क्या ले लें, ग्लास ले लें, ग्लास या वाटर कुछ भी। तो एयर का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, रेयर मीडियम। ग्लास का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, डेंस मीडियम। ठीक ठीक है, लाइट हमारी क्या हो रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो सीधी जाएगी या बेंड होगी? बेंड। टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे? टुवर्ड्स, राइट। आपको एंगल आई दिख रहा है, एंगल आर दिख रहा है, डिविएशन एंगल दिख रहा है? देख लो सब ध्यान से। डेल्टा दिखा? तो डेल्टा की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है, I माइनस आर। I माइनस आर। सही बात है ना। जो लाइट आ रही है उसकी स्पीड c है, फ्रिक्वेंसी f है, वेवलेंथ लैम्डा है, एंड फेज फाई है एयर में। जब मीडियम में आएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, c बाई म्यू, फ्रिक्वेंसी f, वेवलेंथ लैम्डा बाई म्यू, फेज फाई। यानी फेज में कोई डिफरेंस नहीं आता, फ्रिक्वेंसी में कोई डिफरेंस, वेवलेंथ डिवाइड हो जाएगी, डिवाइडेड बाई म्यू, और स्पीड भी डिवाइडेड बाई म्यू। जब लाइट एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास या कोई भी डेंस है मीडियम। यहाँ मैं जो म्यू कह रहा हूँ, म्यू का मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, साइन आई बाई साइन आर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। सही ना। और मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, म्यू का मतलब क्या होता है, सी बाई वी। सही ना। तो सी हम क्या जूम कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, राइट। और वी हम क्या ले रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमारे इस एग्जांपल में मीडियम कौन है, ग्लास। ठीक है ना। अब जरूरी थोड़ी नहीं कि हमेशा लाइट एयर से ग्लास में जाए, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे क्या कि लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है। सही बात है। तो अगर वाटर से ग्लास में जा रही है तो मैं क्या लिखूंगा, डब्ल्यू म्यू जी। तो अगर वाटर से ग्लास में जा रही है तो क्या मुझे लिखना चाहिए, म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर। सही ना। आइए सबको लॉजिकल लगाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो आता है रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। तो इसमें दो केस बनते हैं, राइट, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। तो इसका बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है ईगल सी फिश। ईगल सी फिश। ठीक है, ध्यान से देखना सब लोग। क्या सबको ईगल दिख रहा है? ठीक है ना। इसकी हाइट मैंने कितनी मान ली, h, वाटर सरफेस से। ठीक। फिश दिख रही है? फिश की हाइट क्या ले लें, कैपिटल H ले लें या x ले लेते हैं, चलो ठीक है x ले लेते हैं। तो फिश की डेप्थ हमारी कितनी है, x, राइट। म्यू क्या है, म्यू वाटर है क्या। तो हमारा केस है ईगल सी फिश, यानी ईगल फिश को देख रहा है। तो फिश पास दिखेगी या दूर दिखेगी, पास दिखेगी। है फिश कहाँ पर, इस पॉइंट पर, बट दिखाई कहाँ पड़ेगी, आई पर। आई मतलब इमेज कहना चाह रहा हूँ, दिखा सबको। तो इस y को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रियल डेप्थ अपॉन म्यू। तो क्या इस y में h का कोई रोल है,
ध्यान दिया मैंने क्या बोला, एच का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ कितना शिफ्ट हो गया, तो शिफ्ट क्या हुआ, एक्स माइनस वाई, और वाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, वाई की वैल्यू डालेंगे एक्स बाई म्यू, सही ना, एक्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 बाई म्यू। अब अगर बाई चांस एग्जाम में पूछते डिस्टेंस बिटवीन ईगल एंड इमेज ऑफ फिश, इसका मतलब फिश को, जो ईगल है उसको फिश कहाँ दिख रही है, आई पे दिख रही है क्या, तो कितनी डिस्टेंस लेना चाहिए हमें फिर, h प्लस वाई, तब h काम की बात है। देख लो सब लोग, अगर मैं पूछता हूँ फिश कहाँ पर है एक्चुअली, तो एक्चुअली फिश कहाँ पर है, ओ पर, ओ दिख रहा है। अगर मैं ईगल से पूछता हूँ फिश कहाँ पर है, तो ईगल कहाँ बोलेगा, आई पर, तो ईगल बोलेगा फिश पास दिख रही है। तो अगर हम स्विमिंग पूल को देखेंगे, तो स्विमिंग पूल की डेप्थ हमें ज्यादा लगेगी या कम लगेगी, कम लगेगी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर हम बाहर से पानी के अंदर की कोई चीज देखेंगे तो पास दिखेगी। ठीक है, उल्टा भी पूछ सकता है, फिश ईगल को देख रही है, तो जस्ट इसका उल्टा कॉन्सेप्ट लगाना है, फिश अगर ईगल को देखेगी तो ईगल दूर दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर मेरी हाइट 6 फीट है और फिश मुझे देख रही है, तो फिश को मेरी हाइट 5 फीट दिखेगी या 7 फीट टॉलर दिखेगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, अगर फिश बाहर की कोई चीज को देखेगी तो दूर दिखेगी, तो अगर मेरी हाइट 6 फीट है तो फिश को कितनी लग रही है, 7 फीट। अगर फिश पानी के अंदर 6 फीट पर है तो मुझे 5 फीट पर लग रही है। लॉजिकल लगा, ये एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि पास और दूर कैसे देखना है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें मेन टॉपिक हमारा कौन सा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में क्या है। ये मैंने एक डेंसर मीडियम ड्रॉ करा, राइट, बाहर कौन है, रेयर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम से रेज जा रही है, एक पर्टिकुलर एंगल पे फॉल रही है, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल पे क्या खास बात होती है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री है। सही बात बोल रहा हूँ, इस केस को मैं बोलता हूँ जस्ट TIR, जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसमें मैं स्नेल्स लॉ कैसे लगाता हूँ देखो, मैं लिखता हूँ ऐसा, म्यू डेंसर इंटू साइन C, देखा, इक्वल टू बाहर वाला कौन है, म्यू रेरर इंटू साइन 90। सही है, नॉर्मली म्यू रेरर को हम एयर मानते हैं क्या, नॉर्मली, जरूरी नहीं कि एयर हो। सही बात है, तो क्या म्यू डेंसर का फॉर्मूला बन गया, म्यू रेरर इंटू साइन 90 इज 1 अपॉन साइन C। तो क्या म्यू का फॉर्मूला 1 बाई साइन C बन गया। अब इस पे ध्यान से देखने वाली बात ये, कॉचीज ने एक फॉर्मूला बताया था, म्यू इक्वल टू क्या होता है, A प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस C अपॉन लैम्डा टू पावर 4। ठीक है, ये फॉर्मूला काफी ज्यादा काम आता है। कैसे यूज करूंगा देखो, लैम्डा वॉलेट और लैम्डा रेट दिख रहा है। ठीक है, क्या बात दिमाग में आ रही है, लैम्डा रेट इज ग्रेटर देन लैम्डा वॉलेट, दिख रहा है सबको ना। म्यू वॉलेट और म्यू रेट में क्या रिलेशन है, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका म्यू कम होगा, तो यानी म्यू किसका ज्यादा है, वॉलेट का। देख लो सब लोग, सही बात है ना। अब म्यू और क्रिटिकल एंगल में क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो क्रिटिकल एंगल किसका ज्यादा होगा, वॉलेट का या रेट का, रेट का। सही है, क्रिटिकल एंगल अगर ज्यादा है तो आसानी से TIR होगा या मुश्किल से, मुश्किल से। जितना क्रिटिकल एंगल कम है उतना बढ़िया है, उतना आसानी से TIR होगा। तो अगर मुझसे कोई पूछता है TIR के लिए कौन अच्छा है, मतलब इन दोनों में, वॉलेट और रेट में किस में इजीली TIR हो जाएगा, तो इजीली TIR हो जाएगा वॉलेट में। ठीक बात है ना। अब इस पे मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, पहले ये बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। म्यू इक्वल टू 1 बाई साइन C में हमने देखा लैम्डा किसका ज्यादा है, रेट का, तो म्यू किसका ज्यादा है, वॉलेट का। क्रिटिकल एंगल किसका ज्यादा है, रेट का। जिसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा है उसमें TIR बहुत मुश्किल से हो। तो देखो मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझना, बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने लाइट फॉलो कराई, कौन सी लाइट है,
व्हाइट। ठीक है, जो जस्ट ग्रेज हो रही है वो कौन सा कलर है? ग्रीन मान ले, सही। अब विबग्योर सबको पता है, सही। ग्रीन वाली क्या हो रही है? जस्ट ग्रेज हो रही है। ठीक, आज हमने देखा आसानी से TIR किस में होता है? वॉलेट में। ठीक बात है ना? तो क्या वॉलेट लाइट नीचे आ जाएगी और रेड में बाहर निकल जाएगी? सोच लो। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भाई व्हाइट लाइट पास करोगे तो कैसे फिल्टर होगा, कैसे फिल्टरिंग होगी, इसका मतलब कौन कौन सी लाइट नीचे आएंगी? तो VIB मुझे लगता है नीचे रह जाएंगी। ग्रीन क्या हुई है? हॉरिजॉन्टल हो गई। ग्रीन के बाद कौन आएगा? येलो, ऑरेंज, रेड, वो तीनों ऊपर चली जाएंगी। या इस पे क्वेश्चन आता है प्रिज्म वाला, आई होप सबने करा भी होगा। ठीक है, ये प्रिज्म है जिसपे मैंने 2 लाइट डाल दी। ठीक, लाइट 1, लाइट 2। लाइट 1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.3, लाइट 2 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5। ये बात समझ में सबको? कैसा प्रिज्म है? 90 डिग्री एंड 45 यानी 2 साइड्स इक्वल हैं क्या? तो इस प्रिज्म का नाम क्या है? राइट एंगल आइसोसेलेस। सही बोला? राइट एंगल आइसोसेलेस। अब इसमें ये बताना है कि किस में TIR होगा और किस में TIR नहीं होगा। अब मैं सोचता कैसे हूं, देखो ध्यान से। क्या सबको नॉर्मल दिख रहा है? 90 एंगल दिख रहा है? 45 दिख रहा है? ठीक है, सेकंड वाला 45 दिखा, सही है। तो क्या इंसिडेंस एंगल 45 डिग्री है दोनों में? ठीक, अगर मुझसे कोई कहता है TIR की कंडीशन बताओ, तो मुझे 2 कंडीशन पता है। पहली कंडीशन क्या है? डेंसर से रेड जानी चाहिए लाइट। दूसरी कंडीशन क्या है? इंसिडेंस एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इक्वल टू में जस्ट TIR होता है, ग्रेटर देन पे डेफिनेटली TIR होता है। तो क्या इस डायग्राम में इंसिडेंस एंगल 45 है? ठीक बात है ना? अब TIR होगा या नहीं होगा, इसको मैं डिसाइड कैसे करता हूं? मैं एक और म्यू अज्यूम कर रहा हूं 1.414, जिसका मतलब मैं √2 करना चाह रहा हूं क्या? ठीक, तो म्यू एक्स हमारा कितना है? √2, विच इज 1/sin c। तो sin c कितना आ गया? 1/√2। c कितना आ गया? 45 डिग्री। किसके लिए? x के लिए, सही ना? क्या क्रिटिकल एंगल आ गया 45 डिग्री? तो ध्यान से देखना, x वाले में क्या खास बात है? इंसिडेंस कितना है? 45। क्रिटिकल कितना है? 45। तो जस्ट ग्रेस कर जाएगी। सही बात है ना? अब ये बताओ 1.3 को ध्यान से देखो, और लॉजिक ये मैं बताना चाह रहा हूं, जिसका म्यू कम होगा उसका c, क्योंकि इनवर्स रिलेशन। तो 1.3 दिख रहा है, इसका म्यू कम है, तो डेफिनेटली इसका c क्या होगा? तो 45 से ज्यादा कुछ ले लो, 46 ले लें। इंसिडेंस कितना है? 45। क्रिटिकल एंगल क्या है? 46। तो TIR होगा या नहीं होगा? इसका लगी लाइट बाहर आएगी क्या? सोच लो आराम से। ठीक बात बोली? μ2 कितना है? 1.5। तो इसका क्रिटिकल एंगल, वैसे मुझे याद रहता है, ग्लास का म्यू 1.5 एंड क्रिटिकल एंगल 42। ठीक है ना? तो अगर यहाँ के लॉजिक से देखें तो 45 से तो पक्का कम होना चाहिए था, राइट भाई? 45 डिग्री किसका एंगल था? एक्स वाले का। तो μ2 का म्यू ज्यादा है क्या? तो क्रिटिकल एंगल पक्का 45 से कम होगा। 44 होगा, 43 होगा, 42 होगा, अप्रॉक्स लिख देना। मुझे बाई चांस याद है ये 42, तुम्हें याद नहीं कोई बात नहीं, तुम लिख देना लेस देन 45। इसका मतलब पक्का TIR होगा या नहीं होगा? पक्का TIR होगा, तो लाइट नीचे आ जाएगी। सही ना? अच्छी किस्मत हुई तो सेम क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में, अदरवाइज लॉजिक तो ध्यान से देखो मैं क्या बोल। फिर आता है डायमंड में क्या खास बात है? डायमंड का म्यू मैक्सिमम होता है क्या? डायमंड का म्यू होता है 2.4। अगर डेटा पता है तो अच्छी बात है, राइट? क्रिटिकल एंगल डायमंड का कितना होता है? 24 डिग्री। अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम होता है। जितना क्रिटिकल एंगल कम है, क्या TIR के लिए उतना सुटेबल मटेरियल है? इसका मतलब डायमंड में एक बार लाइट जब एंटर करती है तो मल्टीपल टाइम्स TIR होता है। ध्यान दिया मैंने क्या बोला? मल्टीपल टाइम्स TIR। इसका जितना ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्या डायमंड में उतना ज्यादा शाइन आएगा? सही बात है। तो डायमंड की शाइन क्यों है? क्योंकि डायमंड के अंदर लाइट TIR करती है।
जितना ज्यादा TIR करेगी उतना ज्यादा शाइन आएगा। लॉजिकल लगा? डायमंड के बाद फिर हमारा नेक्स्ट आता है मिराज। चलो भी देखते हैं मिराज के बारे में क्या आइडिया होना चाहिए। ये ट्री है, नॉर्मली मिराज कहाँ दिखता है हमें? डेजर्ट में। डेजर्ट में क्या है? सैंड। सही, सैंड सनलेस की वजह से हीटअप हो जाती है, जिसकी वजह से नीचे लगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? कम। तो जो ग्राउंड के पास है वहां पे एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1, ठीक है ना। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे कोल्डर एयर होगी तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मैंने एग्जांपल लिखा है 1.123, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। तो जो लाइट आ रही है ट्री के हेड से, क्या कह सकता हूँ कि वो 1.2 से 1.1 जाना चाहती है, तो क्या डेंसर टू रेड जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी या नहीं जाएगी? सही। अगर कहीं पर बाई चांस I ग्रेटर देन C हो गया तो TIR हो जाएगा। तो इसका मतलब लाइट वापस चली जाएगी क्या? और ये लाइट हमें यहाँ नीचे कहीं से आती हुई दिखेगी। सही बात है। तो क्या ये शेडो है? शेडो ऑफ ट्री। शेडो ऑफ ट्री कैसा लगता है? जैसे कि वहां पर वाटर पड़ा, ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है ना। शेडो ऑफ ट्री इज लाइक वाटर, तो ऐसा लगता है कि वहां पर पानी पड़ा है। तो इसका मतलब हमें मिराज का मतलब क्या है? डेजर्ट में वाटर दिखता है। जो एक्चुअल है ये लगता है ऐसा, खाली लगता है खाली ऐसा। सही बात है ना। ऐसा हमें लगता है कि पानी है, होता नहीं हो। उस इल्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं? मिराज। ठीक है, आगे बढ़े। अब ध्यान से देखना, TIR का और जो यूज होता है वो प्रिज्म का यूज है। देखते हैं क्या बताना चाह रहा हूँ। प्रिज्म एंड TIR, सब ध्यान से देखो। क्या एक प्रिज्म बना दिया मैंने? 90 45 45, सही है। क्या एक ऑब्जेक्ट रखा है AB, सही। A से रेज आ रही है, ठीक है। तो MN पे कुछ होगा या सीधा पास हो जाएंगे? सीधा पास हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि I 0 है, इसलिए RB क्या होगा? 0। सही बात है ना। अब मैं चाहता हूं नॉर्मल को देखो, दिख गया नॉर्मल? इंसिडेंस कितना लग रहा है? 45 लग रहा है सबको। जो हमने प्रिज्म बनाया क्या वो किसी ग्लास से बनाया होगा? नॉर्मली हमारा ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, इसलिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री अप्रॉक्स, ठीक है। तो मैं चाहता हूं N को देखो, जो N पे लाइट आ रही है, इसके लिए इंसिडेंस कितना है? 45, और क्रिटिकल कितना है? तो TIR होगा या नहीं होगा? इसका मतलब लाइट वापस जाएगी या नीचे आ जाएगी? सही बात है। जैसा हमने A के लिए करा एग्जैक्टली वही मैं किसके लिए करूंगा? B के लिए। सोच लो, तो क्या मुझे A' B' दिख रहा है? तो एग्जाम में पूछेगा बताओ भाई प्रिज्म से लाइट को कैसे डिवाइड करोगे 90 डिग्री पर, तो बस ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब अगर मान लो एग्जाम में आता है 90 की बजाय कितना डिवाइड करना है? 180। तो इन डायग्राम्स का आइडिया होना चाहिए बस, ठीक है ना। इन डायग्राम्स का आइडिया होना चाहिए। क्या सेम प्रिज्म है? ABC 90 डिग्री दिखा सबको? 45 45 दिख गया। चलो भाई मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया PQ, ठीक है। P से मैं लाइट डाल रहा हूं। अगर फिर से देखो ध्यान से तो इंसिडेंस कितना है? 45। फिर से तुमको ये बात लिखनी है कि म्यू ग्लास कितना होता है? 1.5। इससे क्रिटिकल एंगल कितना होता है ग्लास का? 42 डिग्री, ठीक है ना। नॉर्मल पे ध्यान से देखो 45 डिग्री कौन है? इंसिडेंस। क्रिटिकल कितना है? 42। तो क्या हमारी TIR की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही? इसका मतलब लाइट नीचे आएगी क्या? ठीक है ना। तो क्या रिफ्लेक्शन एंगल भी 45 होगा? एंगल्स देखते जा रहा मैं कैसे बना रहा हूं, ठीक है। नॉर्मल 1 के लिए इंसिडेंस कितना था? 45। नॉर्मल 2 के लिए इंसिडेंस कितना है? अगेन 45। तो TIR होगा या नहीं होगा? फिर से TIR हो जाएगा, तो फिर से यहाँ TIR करा दो। अजीब है, लॉजिकल लगा। तो क्या जो लाइट राइट में जा रही थी मैंने उसको वापस भेज दिया?
इसका मतलब कितना डिविएट करवा दिया 180, एक हिसाब से यू टर्न मार दिया, राइट वाले को घुमाकर वापस भेज दिया। सही बात है। तो जैसे पी से चली थी एग्जैक्टली वैसे कहां जाएगी, क्यू से। ठीक है, तो डायग्राम कैसा बनेगा पी डैश क्यू डैश। तो क्या रेज हमारी 180 पे चली गई वापस, और इमेज को भी मैंने इन्वर्ट कर दिया है क्या, ध्यान दिया। अगर ध्यान दो तो ये इन्वर्टेड इमेज है। अजीब है, लॉजिकल है, बढ़िया। हमने 90 सीख लिया, 180 सीख लिया। अब थर्ड क्या बता रहा हूं, 0 बट इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है। क्या सबको प्रिज्म दिख रहा है। तो एक्चुअली क्या ये पूरा प्रिज्म ऐसा है, ठीक है ना। ठीक है, पूरा प्रिज्म ऐसा है। बुक में कुछ पार्ट दिखा देते हैं। क्या सबको रेज दिख रही है, एमएन से आती हुई। ठीक, ध्यान देना, पहले रिफ्रैक्शन हुआ क्या, देखा रिफ्रैक्शन, फिर क्या हुआ TIR, और फिर से क्या हुआ रिफ्रैक्शन। ध्यान दिया। वैसे एन से आने वाली रेज में पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, देन TIR, देन अगेन रिफ्रैक्शन। तो क्या हमारी इमेज MN की इमेज M डैश N डैश बन गई, सही है। तो क्या इमेज मैंने इन्वर्टेड कर दी, कोई डिविएशन आया है या नहीं है, नहीं है। ठीक बात है। तो बस इस डायग्राम का बनाने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो भाई, बनाने का आइडिया होना चाहिए कैसे बनता है। फिर इसके अंदर मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है, फिश प्रॉब्लम। इससे न्यूमेरिकल बन सकता है क्या, सब लोग देख लो ध्यान से। ठीक है, ये कंटेनर है जिसके अंदर मैंने क्या फिल कर दिया है, वाटर। ठीक, और ये हमारा कौन है, फिश, या बल्ब भी कह सकते हो। अगर बल्ब है तो बल्ब से लाइट आ रही है। अगर ये लाइट क्रिटिकल एंगल पे फॉल हुई तो क्या TIR हो जाएगा, जस्ट TIR। ठीक बात बोली। वैसे ये लाइट आ रही है, दिखा सबको, N1 N2 दिख रहे हैं, नॉर्मल कहना चाह रहा हूं मैं। क्या इंसिडेंस एंगल दिख रहे हैं। अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो क्या फिर जस्ट TIR हो जाएगा। इसका मतलब जो फिश है क्या उसको कोनिकल शेप ऐसा दिखता है, फिश या बल्ब, दो वर्ड यूज करे मैंने। कभी एग्जाम में बल्ब बोलेगा, कभी एग्जाम में फिश बोलेगा। जैसे हम लोगों का विजन जो होता है वो ऑलमोस्ट 180 डिग्री के आसपास होता है क्या, वैसे फिश का विजन एक कोन के शेप में होता है, दिख रहा है। और इस कोन का एंगल कितना दिख रहा है मुझे, C। मैं चाहता हूँ म्यू याद होना चाहिए तुम लोगों को, वाटर का कितना होता है, एंड क्रिटिकल एंगल कितना होता है 49। ठीक है, अगर याद है तो फायदे वाली चीज है। तो अगर बाई चांस एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया कि फिश का कोन एंगल कितना है, तो डायग्राम देख के बताओ क्या लिखना चाहिए। लिखो नहीं बेटा, मैं PDF भेज दूंगा, लिख क्यों रहे हो, देखो ना, आइडिया दो मुझे। मैंने बोला फिश को जो दिखता है वो कोन की शेप में दिखता है क्या, तो उसका कोन एंगल कितना है 98। वेरी गुड, पहचाना सबने मैं क्या बोल रहा हूँ, कोन एंगल देख पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अगर 1 मार्कर आया तो ये फायदा कर जाएगा एग्जाम में तुम्हें। मैंने बोला कोन एंगल कितना दिख रहा है मुझे 2C, और क्या मैंने आइडिया भी दे दिया कि वाटर के लिए C कितना होता है। तो इसका मतलब फिश को ऑलमोस्ट कितना एंगल दिखता है 90 डिग्री पे दिखता है। जो फिश को कोन दिख रहा है उस कोन की रेडियस कितनी है R, और डेप्थ कितनी है H। सबको दिख रहा है, A B D दिख रहा है। तो BD कैसे निकालूं मैं, पाइथागोरस, R² + H²। देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, BD, देखा। मैं चाहता हूं तुम लोग देखो ट्रायंगल ABD को ध्यान से देखो, दिख रहा है। मुझे लगता है म्यू किसके इक्वल होता है 1/sin C। म्यू का मतलब मैं म्यू वाटर कहना चाह रहा हूं क्या, sin C मुझे क्या दिख रहा है, ट्रायंगल ABD में मुझे दिख रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सही लिखा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देख गया, होल स्क्वायर भी कर दूं तो होल स्क्वायर से क्या फायदा होगा, अंडर रूट हट जाएगा। R² को मैं लेफ्ट में ले गया हूं क्या,
तो मुझे लगता है रेडियस का फॉर्मूला बन गया हमारे पास, h/√μ² -1। ठीक बात है ना। और एरिया क्या होगा, πr²। तो अगर मुझसे पूछता है कि भाई जो ये डिस्क है, कोन का जो बेस है, क्या डिस्क की शेप में है, सही वर्ड यूज करा मैंने, कोन का जो बेस दिख रहा है तुम लोगों को, वो सर्कुलर है या नहीं है, उस सर्कल का एरिया, नॉर्मली बुक में इसको क्या वर्ड यूज करेगा, डिस्क। तो इस डिस्क का एरिया कैसे निकालेंगे, πr², आर के डाल दी। तो एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे या बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट मत लगाना, बनाना पड़ेगा पहले फॉर्मूला, ये आया कहां से। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत मेजर पार्ट है क्या, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर सुनते ही मुझे सबसे पहले कौन याद आता है, एयरटेल, मतलब इंटरनेट। हम चाहते हैं इंटरनेट की स्पीड कम हो या ज्यादा हो, ज्यादा हो। तो कैसे होगी, ऑप्टिकल फाइबर से, सही। दूसरा ऑप्टिकल फाइबर सुनते मुझे याद आता है इंडोस्कोपी। डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक पाइप होता है, उसके आगे क्या होता है, कैमरा लगा होता है, ठीक है, एक फ्लेक्सिबल पाइप होता है, काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, उसके आगे कैमरा लगा देते हैं और मुंह से उस पाइप को डाल देते हैं पेट पे। तो अगर इंटरनल ऑर्गन को चेक करना है कि भाई क्या डैमेज है, तो कैमरा क्या करता है, अंदर जाकर फोटोज लेता रहता है और बाहर मॉनिटर में दिखा देता है, सही है। तो इंडोस्कोपी मतलब समझ आ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इंडोस्कोपी मतलब चेक इंटरनल ऑर्गन, सही बात है, चेक इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी बाय डॉक्टर्स, सही बात है, ठीक है। थर्ड में ऑप्टिकल फाइबर जब भी सुनता हूं तो मेरे दिमाग में आता है डेकोरेटिव लैंप्स। इसका मतलब इंडिया गेट वगैरह में शायद देखा हो, ऐसा एक बुक ऐसा होता है और इसमें ऐसे बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर लगे होते हैं और उनके टिप पर लाइट जल रही होती है। देखा किसी ने, नहीं देखा तो गूगल पर डाल के देख लेना, डेकोरेटिव लैंप्स बेस्ड ऑन ऑप्टिकल फाइबर। तो ये व्हाइट कलर के फाइबर होते हैं, उनके टिप पर सिर्फ लाइट दिखती है, बाकी ये लाइट नहीं, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर का मेजर 3 यूज बता दिया मैंने जो मुझे पता है, इंटरनेट, इंडोस्कोपी एंड डेकोरेटिव लैंप्स। अब ऑप्टिकल फाइबर होता क्या वो देख लो, सबको दिख रहा है ये पाइप, सही ना। इस पाइप के जो अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.68, और कैसा है ये, डेंसर, ठीक। अब इसके बाहर हमने क्या ये पॉलिश कर दी है, देखा सबको पॉलिश है, इस वेरी गुड, इस पॉलिश को हम क्या बोलते हैं, क्लैडिंग। एग्जाम में सारा डेटा लिखना जो मैं बता रहा हूँ, इनके मार्क्स होते हैं। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.44, और क्लैडिंग को हम कैसा मानते हैं, और क्लैडिंग ऊपर करिए या बोथ साइड करिए, ठीक है। तो इस पे एक न्यूमेरिकल आ सकता है, बता दूं कैसा आएगा, सब देखना, मैं बस आइडिया दे रहा हूँ कैसे करना, राइट। अगर आइडिया लग गया तो एग्जाम में कर ले जाओगे। मैंने एक लाइट को फॉल कराया कितने एंगल पे, अल्फा, किस फेस पर, ए बी, देखा सबको, सही है। अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, बाहर वाले का 1.44, सही बात है ना। तो लाइट सीधा जाएगी या बेंड होगी, बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे, बताओ भाई, सही बनाया गलत बनाया मैंने, पहले नॉर्मल पहचानो, नॉर्मल कौन है, पहचाना, ठीक है ना। मैं चाहता हूं लाइट TIR कर जाए, इसका मतलब AC सरफेस दिख रही है, नॉर्मल टू दिख रहा है, हम चाहते हैं कि लाइट AC से बाहर ना जाए, तो जस्ट एटलीस्ट TIR तो कर ही जाए मिनिमम, इससे ज्यादा हो तो और अच्छी बात। तो क्या सबको क्रिटिकल एंगल दिख रहा है, देखा मैं किसको क्रिटिकल सोच रहा हूँ। अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट N2, तो मैं लिखूंगा 1.68 इंटू साइन C इक्वल टू 1.44 इंटू साइन 90 दिखा सबको। तो क्या यहां से मेरे पास C आ गया, कैलकुलेशन हो जाएगी ना, कैलकुलेशन में ध्यान मत दो, लॉजिक पे ध्यान दो, ठीक है ना। अब ये बताओ क्या तुम लोगों को 90 डिग्री एंगल दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये एंगल कितना होना चाहिए, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ,
90 माइनस सी लग रहा है मुझे तो। सही, अप्रोच पे ध्यान देना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आंसर तो आ ही जाएगा, अप्रोच पे ध्यान देना। अब मैं कहाँ की बात सोच रहा हूँ, N1 की। पहले मैंने कहाँ के बारे में सोचा था, अब मैं फिर से सोच रहा हूँ N1 लगा दूं, इसने N1, तो मैं लिखूंगा म्यू एयर इंटू साइन अल्फा इक्वल टू 1.68 इंटू साइन 90 माइनस सी। म्यू एयर क्या होता है, 1 होता है, इंटू साइन अल्फा इक्वल टू 1.68 साइन 90 माइनस सी को हम क्या बोलते हैं, कॉस सी। अब मुझे कॉस सी तो पता नहीं है, तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा मैथमेटिक्स जग रही है। अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, कॉस सी नहीं पता ना, साइन सी पता है क्या, तो कॉस सी को लिख दो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। तो क्या आप साइन अल्फा निकल जाएगा, बताओ भाई, ठीक है ना। ये अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू, आंसर मत देना, पहले सोच लो। मैंने पूछा हम चाहते हैं लाइट AC से निकले या CD से निकले, डी दिखा, CD से मैं चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं TIR हो या ना हो। इसका मतलब आराम सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो मैं मार्कर से मार्क करता हूँ, ध्यान से देखना। यहां पर मैं चाहता हूं कि इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा हो। अभी तो मैंने बाउंड्री केस लिया है क्या, सही ना, तो ये अगर एंगल मैं बड़ा करूंगा तो 90 माइनस सी क्या होगा, छोटा, तो अल्फा को भी क्या होना पड़ेगा, छोटा। सोच लो, तो यानी जो मैंने ये एंगल निकाला है ये कौन है, मैक्सिमम एंगल है। सोच लो आराम से, मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, इससे कम है तो TIR पक्का होगा। तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू में क्या डाल सकता हूँ, 0। सोच लो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा अल्फा की वैल्यू बताओ, तो मिनिमम कितनी मैंने बोली 0, और मैक्सिमम तुम निकालोगे जो आ जाए, 40 50 60 कुछ आएगी। मैंने एग्जाम्पल लिख दिया 60, आ कुछ भी सकती है ना, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ट्रिकी पार्ट क्या था कि अल्फा मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो क्या लगा तुम लोगों को, मैक्सिमम है, इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ट्रिकी पार्ट में बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा। तो अगर आज की क्लास ध्यान से सुन रहे हो तो तुम्हें एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, तो वो एकदम से रिकॉल हो जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन है तुमको देखो एग्जाम में फायदा मिलेगा, बस सुनना है ध्यान से मैं क्या बोलता हूँ। आगे बढ़े, तो आई थिंक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का काफी आइडिया दे दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में, ठीक। ये हमारा कौन है, कॉन्वेक्स लेंस, सही है। लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम कितना लेते हैं, μ2, और सराउंडिंग मीडियम का क्या लेते हैं, μ1। तो सबको लेंस मेकर फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, मैंने बोला अच्छे से, इसका मतलब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इसमें, 1/f इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, सही है। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो कॉन्वेक्स लेंस की फर्स्ट रेडियस को मैंने लिखा है +r1 और सेकंड को क्या लिखा है, इसका मतलब मैं साइन कन्वेंशन बताना चाह रहा हूँ, सही बात है ना। f कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर तुम पावर पूछोगे तो पावर का 2 फॉर्मूला मुझे पता है, 1/f एंड 100/f, सही। 100/f कब लगाऊंगा, जब सेंटीमीटर, 1/f कब लगाऊंगा, जब मीटर। और पावर की यूनिट क्या पता है मुझे, सोच लो आराम से, सही बात है। ये कौन सा फॉर्मूला है, लेंस मेकर, जिसकी डेरिवेशन याद करनी चाहिए क्या, है ना। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भाई 2-3 बार लिख के याद करो। एक फॉर्मूला मैं और लिखना चाहता हूँ, 1/v माइनस 1/u इज 1/f, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस पता है सबको, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f को हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं, एंड 1/f इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 को लेंस मेकर फॉर्मूला। ध्यान दिया, दोनों को डेरिवेशन अच्छे से आनी चाहिए। फिर लेंस फॉर्मूला में और क्या पता होना चाहिए, m इज इक्वल टू v बाई यू इक्वल टू hi बाई h, सही। मैंने बोला इनके प्रूफ्स लर्न करने हैं क्या, 3 मार्क्स में। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े, साइन कन्वेंशन समझ में आ गया। अब मान लो एग्जाम में तुम्हारे आ जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो उसको देख के मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है, फर्स्ट रेडियस कितनी है
प्लस R1, दूसरी रेडियस कितनी है? इनफिनिट। ठीक है ना? तो प्लेन साइड की रेडियस मैंने कितनी बोली है? इनफिनिट। ठीक। अब अगर कॉनकेव आता है तो कॉनकेव सुनते ही मेरे दिमाग में ऐसा कुछ पिक्चर बनती है। ठीक बनाया मैंने? R1 कैसा है? नेगेटिव। R2 कैसा है? फोकल लेंथ कैसी है? नेगेटिव। पावर कैसी है? नेगेटिव। कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? सही बात बोली? ठीक है। फॉर्मूला हमारा सेम है, 1/f इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे साइन कन्वेंशन लेना है। ध्यान दिया? साइन कन्वेंशन लेना है न्यूमेरिकल्स के लिए। अब क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि लेंस को हमने बीच से कट कर दिया? आता है? दो टाइप से कट करेगा, कभी हॉरिजॉन्टल कट करेगा, कभी ऐसा ट्रांसवर्स कट करेगा। तो फर्स्ट केस में फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेम, और पावर भी सेम। सेकंड केस में फोकल लेंथ डबल, ध्यान दिया, और पावर हाफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक लेंस है जिसमें हमने 3 मीडियम यूज कर दिए हैं, μ1, μ2, μ3, तो मुझे कितनी इमेजेस दिखाई पड़ेंगी? 3, I1, I2, I3। ध्यान दिया? अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक लेंस है जिसमें 3 मीडियम है, ध्यान देना अब क्या है, μ1, μ2, μ3, तो क्या आप सारे सीरीज में हैं? तो सीरीज में होने पर क्या होगा? ठीक है, एक ही इमेज बनेगी, एक ऑब्जेक्ट है और एक ही इमेज है। अगर पैरेलल में लगाए तो कितनी इमेज दिखेगी? 3। अब क्या लेंसेज को हम कंबाइन कर सकते हैं? ठीक है, 2 लेंस हैं, कंबाइन कर दिया। ठीक, फर्स्ट की फोकल लेंथ कितनी है? f1, सेकंड की कितनी है? तो टोटल पावर क्या होगी? p1 पावर p1 प्लस p2। फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f2। मैग्निफिकेशन m1 इंटू m2। इसकी डेरिवेशन पता होनी चाहिए क्या? आती तुम लोगों को? नहीं आती तो पढ़ो भाई। जो फर्स्ट लेंस की इमेज है वो सेकंड लेंस का क्या है? ऑब्जेक्ट। याद आया? सोच लो, बताया ऐसा कुछ मैंने? ये u है, ये v1 है, ये v है। ये मीटिंग खत्म होने वाली, मैं दूसरी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, 1/v, फर्स्ट लेंस के लिए v1 लिखूंगा क्या? -1/u इज 1/f1। सेकंड के लिए क्या लिखूंगा? 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। अगर दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या बात बन जाएगी? है ना? तो मैंने आइडिया दे दिया कि भाई इस तरीके से काम करना है।